नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की। 1 से 1.5 साल में पहले अमित शाह ने एक वादा किया था देश की जनता के साथ, और वादा यह था कि 31 मार्च 2026 तक इस देश को नक्सलवाद से बिल्कुल मुक्त कर देंगे। तो आखिरी जो लीडर था पापा राव, उसने जैसे ही आत्मसमर्पण किया तो इसकी पूरी संभावनाएं थी कि केंद्र सरकार ऐसा कुछ जो है वो करेगी, इसकी सार्वजनिक घोषणा जरूर करेगी। तो कल जगह थी संसद में, या हम कहें कि लोकसभा से इसका ऐलान किया गया कि भारत अब नक्सलवाद से मुक्त है। और इसी नक्सलवाद को लेकर सीधा और तीखा हमला बोला कांग्रेस पार्टी के ऊपर। अब जो तथ्य केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, या फिर संबित पात्रा की तरफ से, निशिकांत दुबे की तरफ से जो रखे गए संसद के पटल पर, वो आपने सुन ही लिए होंगे, लेकिन हम उसकी बात नहीं करने वाले। हम बात करेंगे कि आखिर ये नक्सलवाद शुरू कैसे हुआ, आखिर इसके पीछे की कहानी और इसके पीछे की मंशा क्या है, और किस तरीके से इस देश की जनता को बेवकूफ बनाया। यह इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2014 के बाद से और कल जब केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की, अमित शाह ने, उसके बाद विपक्ष के कई पार्टियों के नेता, अगर आप उनके बयान सुनोगे, उनके प्रवक्ताओं के बयान सुनोगे, तो अब वो बात कर रहे हैं कि पीओके कब लेंगे। मतलब इतनी बड़ी उपलब्धि से इन लोगों को कोई सरोकार नहीं है। इनको केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना है, और यह सवाल उन लोगों से भी है क्योंकि इस वक्त पिछले 3 महीने से जो घटनाक्रम सामने निकल कर आ रहे हैं, या मैं कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर आप जो है उसके बाद से ही घटनाक्रम को देखिए। एक तरीके से नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए पूरा इकोसिस्टम एक्टिव है। फिर चाहे वो एपस्टीन फाइल्स के नाम पर हो, अभी आपने देखा एक वो लेडी है मधु किश्वर, आप उसको देखिए उठाकर, या फिर भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर, और उसमें भी जैसे ही यूजीसी का जो मामला आया, उस यूजीसी के मामले से एक तरीके से जो लोग नरेंद्र मोदी के ऊपर, या नरेंद्र मोदी का हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर हुआ करते थे, उनके मन में भी संशय डालने का प्रयास किया कई लोगों के द्वारा। और यूजीसी को लेकर हमने बात की थी कि यूजीसी जो है वो गलत है, जो गाइडलाइंस आई है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आप सीधे इससे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने की बात कर रहे हैं, तो आप क्या उदाहरण जो है वो लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। क्योंकि 2014 के बाद से इस और उससे पहले जो देश की समस्याएं थी, वो समस्याएं एक दिन में खत्म नहीं हो सकती। वो समय रहते धीरे धीरे, या हम कहें कि बड़ी प्लानिंग के साथ, बारीकी जिसको हम कहें कि उसके साथ, ये एक के बाद एक जो है वो क्लियर होती चली जाती है। तो 2014 के बाद राम मंदिर, क्योंकि उस वक्त बड़ा सवाल होता था विकास को लेकर और राम मंदिर को लेकर, कि विकास बड़ा हो गया, कब पैदा हुआ, कितने महीने का हो गया, इस तरीके से जो है वो एक माहौल बनाया गया। फिर राम मंदिर की तारीख नहीं बताएंगे, तो फिर राम मंदिर के ऊपर फैसला आ गया। फिर ऐसे ही वक्त को लेकर, अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो लोग जो राइट विंग के पत्रकार हुआ करते थे और कुछ समय से जो है वो सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर। आप देखिए वक्फ बिल को लेकर क्या हुआ। 2025 का जो संशोधन अधिनियम था, सरकार उसको लेकर आई संसदीय कमेटी के पास, और संसदीय कमेटी से उसको सीधे तौर पर जेपीसी के पास भेज दिया गया 6 महीने के लिए। और उस वक्त जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक तरीके से बड़ा माहौल क्रिएट किया गया। सवाल यह था कि उसको जेपीसी में क्यों भेजा गया। जेपीसी में इसलिए भेजा गया ताकि लोगों की प्रतिक्रियाएं 6 महीने के अंदर जो भी होना है उसके ऊपर, वो सारी प्रतिक्रियाएं आम पब्लिक के सामने जो है वो आ जाएं, लोगों के समझ में आए, और उसके बाद में अगर कोई फैसला होता है तो उसका प्रभाव ज्यादा नहीं देखा जाए। क्योंकि अचानक से अगर कोई फैसला लागू होता है
तो लोग सड़कों पर उनको भ्रमित किया जाता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण केंद्र सरकार ने जो लिया या केंद्र सरकार ने जिससे सीखा वो था किसान आंदोलन। अगर कृषि कानून, तीनों कृषि कानूनों को केंद्र सरकार ठीक इसी तरीके से अगर वो पब्लिक में चर्चा के लिए छोड़ दिए जाते और समय लेकर 2 महीने 4 महीने के बाद अगर उसको संसद से पास किया जाता तो मुझे लगता है कि सरकार वो भ्रम दूर करने की स्थिति में होती। लेकिन उसका फायदा उठाया विपक्ष ने, और जिस तरीके से विपक्ष ने माहौल बनाया, फाइनली नरेंद्र मोदी को माफी मांगते हुए उस जो कृषि सुधार कानून थे उनको वापस विड्रॉ करना पड़ा। लेकिन आप देखिए जेपीसी में सरकार ने जो तय किया था वो सरकार ने किया, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर लेकिन उसको जेपीसी में भेजा, सभी राज्यों के साथ चर्चाएं की, लोगों की सुनी, लोगों के बीच में जो है वो चर्चा का विषय के लिए इस मुद्दे को छोड़ा और उसके बाद में ये किया। तो उसका परिणाम आप देख सकते हैं, इंतजार था। ठीक ऐसे ही जिस तरीके से, क्योंकि इसको लेकर भी, नक्सलवाद को लेकर अब आप कह सकते हो कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने निर्मम हत्याएं करी, क्योंकि इसमें एक इकोसिस्टम जो है वो इस तरीके का तैयार हो रहा है। तो आप सोचकर देखिए, लातों के भूत कभी बातों से मान सकते हैं। जिसके हाथ में बंदूक हो, जिसके हाथ में बम ग्रेनेड हो, क्या वो आपके बातचीत से, गुलाब के फूल देने से वो पटरी पर आ जाएंगे? इसकी संभावनाएं कम है। और इतिहास गवाह है, आप देखिए शुरू से लेकर अब तक, चाहे आप त्रेता की बात करिए, द्वापर की बात करिए या फिर अभी आप आधुनिक भारत की बात करिए, तो ऐसा कभी जो है वो प्रतीत नहीं होता है। जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में दंडित किया जाना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उत्तर प्रदेश। गुंडों को जब गुंडों की भाषा में जवाब मिलने लगा, गोली का जवाब गोली से मिलने लगा, एनकाउंटर का जवाब, हत्या का या किसी को गोली मारने का जवाब एनकाउंटर से मिलने लगा, तो माफियाओं की सुसु निकलने लग गई। और ये सबने देखा। जो लोग कहने की जरूरत नहीं है, धुरंधर 2 में आपने देखा ही, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो ये कहते हो कि उन्हें उत्तर प्रदेश नहीं जाना है, तो आप स्थिति को समझ सकते हैं। लेकिन जब नक्सलवाद को आप देखते हैं तो नक्सलवाद एक तरीके से राजनीतिक संरक्षण था। और ये राजनीतिक संरक्षण दिया गया कान्हू सान्याल और आपको पता ही है एक मजूमदार। पश्चिमी बंगाल के नक्सलबाड़ी जो क्षेत्र है या नक्सलबाड़ी जो गांव है, वहां से एक सशस्त्र विद्रोह शुरू होता है किसानों का सत्ता के खिलाफ। और उसके बाद देखते ही देखते, क्योंकि 1969 अगर आप देखोगे तो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी उससे पहले तोड़ दी थी। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रपति बनाने के लिए समर्थन चाहिए था लेफ्ट पार्टियों का, लेफ्ट विचारधारा का। तो कम्युनिस्टों को साथ जोड़ा इंदिरा गांधी ने, और एक तरीके से सबसे, और जिसको हम कहें कि गलत और घातक जो कदम उठाए वो ये थे कि शिक्षण संस्थानों को इन कम्युनिस्टों के हवाले कर दिया गया। तो ये जो नस्ल जो निकलती है, जहां टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो नारे लगाती है, जहां पर ये नारे लगते हैं कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, हर घर से हिडिंबा निकलेगा, मैं उस नस्ल की बात कर रहा हूं, उस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं कि आखिर नाम आप देखिए जवाहरलाल नेहरू से शुरू होता है, लेकिन इसकी गतिविधियां कितनी संदिग्ध है। और जब हम ये कहते हैं ना कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा होगा, इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम, ये नस्ल है जो अर्बन नक्सल की तरह काम करती है। एक नक्सलवादी जो गन लेकर खड़ा है, जो हत्याएं कर रहा है, वो लूटपाट मचा रखी है, और दूसरा अर्बन नक्सल जो उसको डिफेंड करता है। ये दोनों स्थितियां जो है वो एक ही जैसी है। तो अर्बन नक्सल में कौन हुए? अर्बन नक्सल से उस यूनिवर्सिटी, हम कहें कि वो जो नस्ल, जो पौध तैयार होकर निकलती है, जो बड़े वकील बनती है या फिर वो बड़े जजेस बनते हैं या बड़े वो आईएएस आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं। तो आप उनकी सोच को कैसे बदल सकते हो? तो ये कांग्रेस पार्टी ने जो सबसे बड़ा पाप किया था, और देखते ही देखते 12 राज्य इस देश के और 200 जिलों तक ये आग फैल गई, और इस कदर फैली कि कोई भी इससे अछूता नहीं रहा। आम नागरिकों को मारा गया,
और फिर उसके बाद में सलवा जुडूम, ये एक बड़ा उदाहरण था, हमने पहले भी जिक्र किया था। और सलवा जुडूम जिसमें गांवों के ऐसे युवाओं को तैयार किया गया, उनको हथियारों की ट्रेनिंग दी गई, उनको हथियार दिए गए ताकि वो नक्सलवादियों से लड़ सके। तो कांग्रेस पार्टी की यूपीए 2 की सरकार ने, जब सुदर्शन रेड्डी जज हुआ करते थे, उनकी बेंच ने उसको बैन कर दिया। और बैन क्या किया, उसके बाद में 36 सलवा जुडूम से जुड़े हुए युवकों को गला रेत कर हत्या कर दी गई नक्सलवादियों की तरफ से। यह है नक्सलवाद की कहानी। और इसके पीछे एक सिस्टम, और सिस्टम किस तरीके से था आप समझ सकते हैं। पश्चिमी बंगाल से जो शुरू होता है, देश के किन कोनों तक पहुंच जाता है। और फिर इन्होंने क्या किया वो आप समझ सकते हैं। और उसमें भी जब ये तर्क देते हैं, और तर्क देने वाले कौन है, अर्बन नक्सली। अर्बन नक्सली जब ये तर्क देते हैं कि इनसे प्यार मोहब्बत से बातचीत से बात करनी चाहिए, आप सोच कर देखिए। और जब ये एक जिसको हम कहें कि लोगों को भ्रमित करने के लिए कहा जाता है, तो इसके पीछे की मंशा क्या है। ये लोग बोलते हैं कि इनके ऊपर अत्याचार हुआ। किसने किया, सरकार ने किया। तो 1967 से लेकर इन लोगों ने सरकारी योजनाओं को, चाहे वो सड़क बनाने से लेकर किसी भी तरीके की हो या अधिकारी हो, उनको तो वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो विकास रोका किसने और इनका शोषण किया किसने। क्योंकि 1947 में भारत आजाद होता है और 1967 में इसकी नींव डल जाती है। तो इसका मतलब 1967 में नक्सलवाड़ी से जो सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ, उससे पहले इन लोगों का शोषण हो चुका था, इनके कहने के मुताबिक। तो उससे पहले इनका शोषण किया किसने, कांग्रेस पार्टी ने या फिर अंग्रेजों ने। और 1967 के बाद में फिर तो इनकी कोई ऐसी कहानी जो है वो सामने आती नहीं कि शोषण हुआ हो। तो इसलिए केंद्र सरकार में, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, इन लोगों ने जो काम किया उसके लिए बहुत बहुत जो है वो देश को बधाई देनी चाहिए कि इस देश से, क्योंकि जब आप दूसरे देश से लड़ते हो तो आपका मुकाबला सीधा होता है कि आपको किससे लड़ना है। लेकिन जब आप अपनों के साथ लड़ते हो तो आपके सामने समस्याएं बहुत होती है। और यह एक बड़ी समस्या थी जिसको हम कह सकते हैं कि आधे मोर्चे के ऊपर। और कांग्रेस पार्टी इसको स्वीकार कर चुकी थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इसकी सच्चाई का पता था। तो आज भी आप देख लीजिए, बिल में से सपोले जो है वो बाहर निकल कर आएंगे और इस तरीके की बातें करेंगे। तो जेएनयू और जेएनयू के जो नारे लगते हैं हिडिंबा को लेकर, अभी जो है वो जलवायु परिवर्तन या हम कहें कि क्लाइमेट को बचाने के लिए लोग इंडिया गेट पहुंचे, लेकिन उनका मकसद क्लाइमेट का नहीं था, उनका मतलब मकसद एनवायरमेंट को लेकर नहीं था, उनका मकसद था हिडिंबा को लेकर। और फिर राहुल गांधी की संदिग्धता। तो एक तरीके से अमित शाह जिसके लिए जाने जाते हैं, अमित शाह ने वो करके दिखाया और कमर तोड़ दी। अब जो अगला कदम है जिसकी हम बात करते हैं कि एक मोर्चे पर तो जीत मिल गई, लेकिन अर्बन नक्सलियों का क्या, चाहे वो अरुंधति राय हो, तीस्ता सितलवाड़ हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, इस तरीके के लोग जिनकी कमर जो है वो सरकार कब तोड़ेगी और इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन कब लेगी। क्योंकि एक वर्ग अभी भी है जो रूमर्स का काम कर रहा है। किसी भी तरीके से कोई भी जो है वो मुसीबत आती है इस देश के ऊपर, तो आपदा में अवसर को खोजने का प्रयास करते हैं, आग लगाने की तैयारी करते हैं। तो इन लोगों के ऊपर नकेल कब कसी जाएगी, इसका इंतजार जो है वो केंद्र सरकार से जरूर रहेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।